नमस्कार। आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आज जिस आईपीओ की हम चर्चा करेंगे उसका नाम है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन। जी, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये कंपनी को वर्किंग स्पेस मुहैया कराती है। आईपीओ आज से खुल गया है। प्राइस बैंड इसका है 364 से 383 रुपये प्रति शेयर और ये साइज है 599 करोड़ का। इसमें जो फ्रेश इशू है वो है 128 करोड़ रुपए का। और जैसा नाम से जाहिर है, ऑफिस, ये दरअसल ऑफिस मुहैया कराती है। अगर आपको अपना प्राइवेट ऑफिस नहीं चाहिए तो एक को वर्किंग स्पेस होता है जहां पर ढेर सारे लोग बैठकर एक छत के नीचे काम कर सकते हैं और उस बिजनेस में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। अगर हम इसके कंपनी की बात करें तो 2014 में शुरुआत हुई है। स्टार्टअप्स, एसएमई, मल्टीनेशनल्स, बड़ी कंपनियों को ऑफिस की सुविधा ये कंपनी देती है। मोबिलिटी सर्विस, आईटी सपोर्ट, इंफ्रा सपोर्ट और इवेंट्स का भी आयोजन करती है। तो दिसंबर 2023 तक 16 शहरों में कंपनी के 169 ऑपरेटिंग सेंटर मौजूद हैं। तो कंपनी कैसी है, क्या इसमें आपको पैसे लगाने हैं तो क्या इसमें लिस्टिंग गेन होगा तो कितना? इन तमाम प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर। बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी और इंटरेस्टिंग नाम भी है, ऑफिस। आप बताइए आस्था जी, कैसी लग रही है आपको कंपनी? और इसके फाइनेंशियल्स तो अगर मैं देखूं तो बहुत इंप्रेसिव नहीं लग रहे हैं, क्योंकि लगातार घाटा ही पोस्ट कर रही कंपनी है। आपको इसके फंडामेंटल में कितना दम दिख रहा है? क्या ये कंपनी ठीक है, इसमें पैसे लगाने चाहिए? क्या है नजरिया आपका? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, ये जो कंपनी है थोड़ी अलग तरीके की है। इसका एनालिसिस भी पूरा हमने जो किया अलग तरीके से हुआ है। ऑफिस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल ये क्या करती है, फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो और देखा जाए तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हमें कह सकते हैं कि वर्क स्पेस सेगमेंट सॉल्यूशन वाली जो कंपनी है, वर्क स्पेस फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस वाली जो कंपनी है, उसमें ये लार्जेस्ट कंपनी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंटर्स, जो कि आपने भी बताया 169 सेंटर्स के आजू-बाजू में है और 16 सिटीज में प्रेजेंट है। अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें 1 लाख से भी ऊपर की टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। तो बेसिकली ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अभी देखिए, ये कंपनी का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं आपको बताती हूँ। पहले ये वर्क करती थी स्ट्रेट लीज मॉडल पे, यानी कि सिंपल से जो भी डेवलपर हैं जिनकी भी जगह है, उन्होंने इसको लीज पे दे दिया। उनको इन्होंने जो भी यहाँ पे फिक्स रेंटल देना था वो दे दिया, मेंटेनेंस चार्जेस जो भी कॉमन एरिया का मेंटेनेंस चार्जेस था वो दे दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वगैरह दे दिया और जो भी एस्केलेशन क्लॉज वगैरह रहते हैं उन सब के हिसाब से कंपनी ने जो भी डेवलपर्स हैं उनको कर दिया। तो पहले कंपनी स्ट्रेट लीज मॉडल पे काम करती थी, जहाँ की जो ओनर्स और डेवलपर्स थे उनको स्ट्रेट लीज के बेसिस पे यहाँ पे प्रोवाइड करती थी। लेकिन अब इन्होंने ट्रांजिशन कहाँ किया है, मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल। मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल क्या रहता है, इसमें दोनों मिलके कुछ कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं और ये जो कंपनी है ऑफिस, ये क्या करेगी, जो भी डेवलपर्स हैं उनको ये एक मिनिमम गारंटी दे देगी, मिनिमम गारंटी अमाउंट के तौर पे दे देगी। जो कि पहले स्ट्रेट लीज में एक फिक्स्ड रेंटल देती थी, वो फिक्स रेंटल नहीं देगी, एक मिनिमम गारंटी दे देगी। मैं ये इतना डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इस मॉडल के ऊपर ही इसके सारे फाइनेंशियल्स को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो ट्रांजिशन किया है स्ट्रेट लीज से मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल में, इस मॉडल के ट्रांजिशन होने की वजह से कंपनी को काफी फायदा हुआ है। और जो फाइनेंशियल्स भी अभी हम देख रहे हैं जिसमें हमको थोड़े लॉसेस देखने को मिल रहे हैं लगातार, उसका एक मेजर कंपोनेंट डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट बहुत ज्यादा हाई है और उसका मेजर कारण यही है कि ये जो ट्रांजिशन करा है स्ट्रेट लीज से मैनेज एग्रीगेशन मॉडल में, इसकी वजह से हम थोड़े से बॉटम लाइन में लॉसेस भी देख रहे हैं और डेप्रिसिएशन का हैवीनेस भी देख रहे हैं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे ऑक्यूपेंसीज बढ़ती जाएंगी, कंपनी को बड़ा फायदा होता हुआ जाएगा और ये जो डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट है ये लोअर डाउन होगा, जिससे कि बॉटम लाइन हमें रिकवर होती हुई नजर आएगी। तो इस वजह से हम इस आईपीओ में पॉजिटिव हैं, सब्सक्राइब की रेटिंग भी दे रहे हैं। ओके, आईपीओ पे पॉजिटिव हैं, सब्सक्राइब की रेटिंग दे रहे हैं। आस्था जी, एक चीज़ आप बताइए, जिस स्पेस में कंपनी काम कर रही है निश्चित तौर पर संभावनाएं तो उसमें बहुत हैं और एक बार जब शायद विस्तार जब हो जाए तो एसेट लाइट मॉडल भी है ये।
आप ये बताइए कि आप किस तरह से देख रही हैं कारोबार को यहाँ से स्केल करने को लेकर? क्या आपको लगता है कि मौके सिर्फ बड़े शहरों तक या टियर 1, टियर 2 तक नहीं है, बल्कि उसके और नीचे भी कंपनियां एक्सपैंड कर सकती है? आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। इनफैक्ट ये पॉइंट मुझे भी बताना था। देखिए माइक्रो मार्केट्स में ये कैटर करने लग जी। गई है और वो बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि माइक्रो मार्केट्स में बड़ा मार्केट रहता है और कंपनी वहाँ पे भी जा रही है और इसी वजह से हम देखें तो इनकी जो प्रेज़ेंस है वो 16 सिटीज़ में है। अब जो भी अभी अगर आप माइक्रो मार्केट्स में जब आप एक्सपेंड करते हैं तो उसकी एक अलग ही अपनी विशेषता रहती है और कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा खासा ऑलरेडी डेवलप है। पूरा ये जो प्रेज़ेंस है ऑल ओवर इंडिया है और माइक्रो मार्केट्स की वजह से मुझे लगता है कि आगे जाते हुए कंपनी को और भी फ़ायदा होगा क्योंकि वहाँ का मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये सुनने में हमें थोड़ा-सा लगता है कि ऐसा हो सकता है बट येस, माइक्रो मार्केट्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं अभी वर्किंग स्पेस को लेके। सो वहाँ पे भी कंपनी का काफ़ी बड़ा अभी ऑलरेडी दबदबा है जिसे बोलते हैं हम वो है और आगे जाते हुए वहाँ से भी बढ़िया ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी। तो लगने में तो ये लगता है कि लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन लॉसेस के पीछे के कारण को हमको समझना पड़ेगा। ऑपरेशनल लेवल पे प्रॉफिट में है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी लगातार जनरेट कर रही है और इसी वजह से हमने इसका जो वैल्यूएशन किया है, ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे नहीं किया, हमने ईवी बाय एबिटा के मल्टीपल पे किया है। अब मैं ईवी बाय एबिटा के मल्टीपल पे देखती हूँ, तभी भी ये महँगी तो है। देखिए, महँगी होने ही वाली है क्योंकि इस तरह की पहली कंपनी है जो आ रही है। इन्होंने आपने अगर आरएचपी भी देखा होगा तो ये अभी टॉप नंबर 1 पे स्टैंड करती है, जो भी टॉप 5 बेंचमार्क दूसरी कंपनियाँ इंडिया में है, उसमें नंबर 1 पे है ये। तो पहली तरह की कंपनी है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। ईवी बाय एबिटा पे अगर मैं पोस्ट यहाँ पे इश्यू और एनुअलाइज़ करके लेती हूँ, तो एबिटा उस मल्टीपल पे ये 11 के मल्टीपल पे आ रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन का भी थोड़ा-सा रूम है, तो लिस्टिंग गेन होते हुए भी नज़र आने चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा लगेगा क्योंकि मार्केट बहुत बढ़िया हो गया। स्पेशली कोविड के बाद हमने देखा है ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कंपनी इस तरह के वर्किंग स्पेस सॉल्यूशन कंपनीज़ को कैटर करने लगी हैं, टारगेट करने लगी हैं क्योंकि उन्हें इसकी महत्वता समझ में आ रही है। तो इंडिया में भी मार्केट बहुत बड़ा है, ग्लोबली मार्केट वैसे ही बहुत बड़ा है। ग्लोबल में काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं और एक और विशेषता मैं आपको बताती हूँ, जितनी भी ग्लोबल में कंपनीज़ हैं, ज़्यादातर सब लॉस मेकिंग है। तो उसमें इसका कंपैरिज़न करना और थोड़ा-सा टफ हो जाता है क्योंकि सब लॉस मेकिंग है तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे हम इसे कंपेयर कर ही नहीं सकते। हमने इसे ईवी बाय एबिटा पे किया है क्योंकि ऑपरेशनली प्रॉफिट है और इसी वजह से हमारी रिकमेंडेशन है सब्सक्राइब करिए, लिस्टिंग गेन के लिए भी करिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी करिए। ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए भी करना है आपको, लॉन्ग टर्म के लिए भी करना है। कंपनी की जो 65% कस्टमर हैं वो कॉरपोरेट से हैं, तो आय को लेकर एक निश्चितता बनी रहे, वो कंपनी सुनिश्चित कर रही है। आज खुला है ये, आज, कल, परसों, उसके बाद सोमवार को यानी कि 27 मई तक ये आईपीओ आपके लिए खुला रहेगा। ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट है 470 करोड़ रुपए का। ये तो इसके डिटेल हो गए, लेकिन आस्था जी जरा ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि लिस्टिंग के लिए भी लगाना है और लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाना है, तो लिस्टिंग गेन आप कितना उम्मीद करके चल रही हैं जब इसके लिए कोई कंपैरेबल कोई कंपनी है ही नहीं? बाकी आप जो विदेशों में जो कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं इस सेगमेंट्स की बता रही वो भी लॉस मेकिंग है, किस तरह के हम लिस्टिंग गेन मान के चलें इसमें? देखिए, विदेशी कंपनियों में मैं 2-3 नाम भी बताऊँगी, जैसे कि यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं, इंटरनेशनल वर्कस्पेस ग्रुप स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, वी वर्क तो यूएसए की कंपनी है, फिर न्यूमार्क है, जो कि यूके की कंपनी है, इंडस्ट्रीज़ ऑफिस है, ये यूएसए की है। तो हमने इन सब कंपनियों को खूब खंगाला, ढंढोला और हमें यही समझ में आया कि सबका ज़्यादातर जो नेचर है, वो लॉस मेकिंग है और यहाँ पे हमारी ये जो कंपनी है, ये ऑपरेशनली प्रॉफिट है, उसी हिसाब से ये वैल्यूएशन किया गया है। थोड़ा-सा हो सकता है कि ये हमें थोड़ा-सा टिपिकल था वैल्यूएशन करने में, इसलिए लिस्टिंग गेन के मैं बहुत बड़े यहाँ पे पैरामीटर्स तो नहीं दे सकती, फिर भी मुझे लगता है डिसेंट लिस्टिंग गेन यहाँ पे होता हुआ नज़र आएगा, जिसमें 15-20% का होना चाहिए, क्योंकि प्योरली हमने इसको ईवी बाय एबिटा के मल्टीपल पे किया है और उसी हिसाब से हम लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर रहे हैं। फिर भी एक और कॉशन देना चाहूँगी, मार्केट्स वॉलेटाइल है, तो वहाँ पे मार्केट का भी एक रोल प्ले हो सकता है, तो उसे भी ज़रूर ध्यान में रखें। और बाकी मेरे हिसाब से सब्सक्राइब तो इसमें किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए भी और लिस्टिंग गेन के लिए भी अगर मार्केट्स ठीक रहे, तो लिस्टिंग गेन भी यहाँ पे हमें होते हुए आराम से नज़र आएँगे। आस्था जी कितना लिस्टिंग गेन क्या उम्मीद करके आप चल रही हैं? 15-20%?
देखिए थोड़ा मैं इसीलिए बोल रही हूँ इस कंपनी के आकलन के लिए थोड़ा-सा जल्दबाज़ी होगा, मैं कोई भी यहाँ पे फिगर नहीं देना चाहती, लेकिन सब कुछ ठीक रहा और हमारे मुताबिक हुआ तो यहाँ पे 15-20% की लिस्टिंग गेन भी हो सकते हैं। ठीक है। एक एक सवाल और है आस्था जी। अगर हम कंपनी के लिए बिज़नेस के लिहाज से पॉजिटिव्स खोजें तो निश्चित तौर पर जिस तरह से स्टार्टअप कल्चर देश में बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर ऑफ़िस की डिमांड बढ़ेगी और शायद लोग उतने पैसे शेल आउट ना कर पाएँ कि अपना इंडिपेंडेंट ऑफ़िस लेकर कारोबार करें। एसएमईज़, छोटे कारोबारी, इंडिपेंडेंट प्रोफ़ेशनल्स की भी संख्या देश में तेज़ी से बढ़ रही है। ये तो पॉजिटिव्स हो गए हैं। नेगेटिव्स अगर हम खोजें अगर इसमें आपके हिसाब से क्या है? क्या वो चीजें हैं जो थोड़ी सी कंपनी के कारोबार को, कंपनी के भविष्य पर असर डाल सकती हैं? देखिए, नेगेटिव्स पहला तो मैं बताती हूँ, पहला नेगेटिव जो सामने दिख रहा है कि लॉसेस दिख रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा नेगेटिव है आज की डेट में। लेकिन कभी-कभी हमें थोड़ा उसके ऊपर भी देखना पड़ता है, चीज़ों को फंडामेंटल भी समझना पड़ता है कि नेगेटिव होने के पीछे के कारण क्या है। तो पहला नेगेटिव तो यही आता है कि कंपनी में लॉसेस है। दूसरा जो मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, कॉम्पिटिशन जो है वो यहाँ पे रहेगा, बढ़ता रहेगा और इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है और एक और फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ ये जो कोवर्किंग स्पेस का है कि ये जो कंपनी इस मॉडल पे काम कर रही है कि आप कुछ घंटों के लिए भी ले सकते हैं और कुछ सालों के लिए भी ये देते हैं। तो ये हर तरह के तबके को यहाँ पे ये एड्रेस कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल एसएमईज़ हो कि मल्टीनेशनल कंपनी हो, सबको अब ये समझ में आ रहा है इसकी इम्पोर्टेंस स्पेशली कोविड के बाद। तो दूसरा मैं जो बड़ा रिस्क मानती हूँ वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का ही मानती हूँ। लेकिन मुझे लगता है इंडिया का मार्केट अभी काफ़ी बढ़िया है और इस तरह की कंपनियों की डिमांड आगे जाके ये बढ़ती ही रहने वाली है। ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के, जो हम देख रहे हैं लगभग 70-75% ऑक्यूपेंसी लेवल्स पे ये काम कर रहे हैं। ये मैं दिसंबर तक के डेटा की बात कर रही हूँ। तो ऑक्यूपेंसी भी बढ़िया है, बस कॉम्पिटिशन डेफिनिटली रह सकता है लेकिन अभी मेरे को लगता है इस कंपनी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलना चाहिए और इसकी लिस्टिंग तो ठीक होनी चाहिए, ऐसी हमारी पूरी आशा है। तो देखते हैं, बाकी मेरे हिसाब से सब्सक्राइब करना चाहिए इस ठीक है, सब्सक्राइब करना चाहिए, लिस्टिंग गेन भी होगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसे लगाने हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी कि इस स्पेस में ये पहली लिस्टेड कंपनी होगी भारत में। आशा जी, एक आखिरी सवाल। 600 करोड़ रुपए का साइज है, कोई बहुत बड़ा साइज है नहीं, आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। जिनको आवेदन ना लगे, क्या वो लिस्टिंग के बाद इसको खरीदने की सोचें? अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोचना है, भविष्य अगर ठीक है, ये लॉस धीरे धीरे अगर मुनाफे में आगे कन्वर्ट होना है, तो जिसको समय देना हो 2 से 3 साल 4 साल, क्या वो लिस्टिंग के बाद भी खरीदे इसको? कि मैंने आपको कारण बताया लॉसेस का कारण मेनली डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट हाई है और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये कंपनी आगे जाते हुए टर्न अराउंड हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर किसी को नहीं मिलेगा अलॉटमेंट क्योंकि एक और चीज़ है कि इश्यू में 75% क्यूआईबी के पास है, रिटेल के पास तो सिर्फ 10% का कोटा है क्योंकि जब इस तरह की कंपनियाँ मार्केट में उतरती है जहाँ की बॉटम लाइन में लॉसेस रहते हैं, तो वहाँ पे रिटेल का कोटा 10% रहता है और क्यूआईबीज़ का कोटा बढ़ा दिया जाता है जो कि 75% है, 75% है। तो डेफिनिटली अलॉटमेंट यहाँ पे टफ ही रहेगा क्योंकि रिटेल में नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम आ रहे हैं, तो अलॉटमेंट के चांसेस कम है। अब अगर किसी को नहीं लगता, तो लिस्टिंग वाले दिन का बहुत आगे का ये अभी हम लोग दृष्टिकोण रख रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर लिस्टिंग जैसा कि मैं बोल रही हूँ 10-15% की रेंज में होती है, तो तभी भी मुझे लगता है कि मौके रहेंगे कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए मतलब आवेदन किया जाए। तो ये लिस्टिंग पे डिपेंड करेगा, बहुत अगर ज़्यादा अच्छी लिस्टिंग हो गई, तो थोड़ा रुकना ठीक रहेगा क्योंकि बहुत बड़ी गेन होते हैं तो हम लोग थोड़ा कॉशियस भी हो जाते हैं। तो लिस्टिंग के दिन ज़्यादा इसमें समझ आएगा कि ये किस तरह की लिस्टिंग देता है। बट मेरे हिसाब से अगर नॉर्मल या मिनिमम लिस्टिंग गेन होते हैं जो कि 10% के आस-पास है तो वहाँ पे भी तभी भी लगाने के या आवेदन तो नहीं पर खरीदने के मौके क्योंकि तब वो सेकेंडरी मार्केट में चला जाएगा स्टॉक, तो सेकेंडरी मार्केट से खरीदने के मौके रहेंगे। ठीक है, बढ़िया है। जिसको आवेदन लग गया वो तो यही चाहेगा कि धमाकेदार लिस्टिंग गेन हो और जिसको नहीं लगा वो ये चाहेगा कि बहुत ऊपर ना लिस्ट हो और मौका दे दे। 10-15% ऊपर अगर लिस्ट हो भी जाती है तो भी आपके लिए इसमें निवेश के मौके रहेंगे। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, आस्था जी की तरफ से थम्स अप, सब्सक्राइब की राय और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें निवेशित रहने की सलाह है। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही बारीकी के साथ हर एक पहलू का विश्लेषण करने के लिए और इस आईपीओ पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच आपका।